नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी ये जानापाव पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है। निकलने के बाद में चित्तौड़गढ़ भैंस रोड से प्रवेश करती है। यहाँ पर चूलिया प्रपात बनाए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद में कोटा बैराज बनाती है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये काली सिंध नदी है वो आ जाती है और इधर से आहू नदी दोनों मिलती है गागरोन के किले पर। ठीक है। इसके बाद में अजनार नदी है, ये इधर से अजनार आती है, इधर से परवन घोड़ा पछाड़ मिलकर के परवन। इसके बाद में काली खो नदी इसमें मिलती है जहाँ पर मनोहरगढ़ थाना झालावाड़ में बना हुआ है और ये फिर काली सिंधु मिलकर के इधर कोटा बैराज में आ जाती है। इसके बाद कोटाबंदी की सीमा बनाती हुई आगे चलती है। इधर से पार्वती नदी आती है और सीप नदी भी आ जाती है। सीप नदी मिलती है सवाई माधोपुर में ये, और ऊपर से आती है आपके बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी आती है ऊपर से। ये ऊपर से बनास नदी आती है और आकर के ये रामेश्वर में त्रिवेणी संगम मिलता है। इसके बाद में ये इटावा यमुना में चली जाती है। ठीक है। इसके ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं। जानापाव से निकलने के बाद में गांधी सागर बांध आ जाता है। गांधी सागर बांध के बाद में चित्तौड़ है। चित्तौड़ के बाद में यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध है। उसके बाद कोटा है। कोटा के पास ही जवाहर सागर बांध बना हुआ है। इसके बाद में कोटा बैराज हो जाता है। इसके बाद में बूंदी कोटा बैराज जल विद्युत उत्पादन नहीं करता है। ये भी बात ध्यान रखनी है, जल विद्युत उत्पादन नहीं करता है। ठीक है। राजस्थान का अगर बात करें, सर्वाधिक जल भराव वाला बांध है ये और कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट है। राजस्थान के हिस्सा इसमें 193 मेगावाट है। अब पढ़ते हैं हम बनास नदी। उपनाम वर्ण की आशा, वशिष्ठा, उद्गम खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, भाव क्षेत्र राजसमंद चित्तौड़ अजमेर तक है और सवाई माधोपुर त्रिवेणी संगम में चंबल के साथ मिलती है ये, और टोंक को दो भागों में बांटती है। जयपुर को पीने का पानी भी आपूर्ति कराता है। टोडा रायगढ़ कस्बा टोंक को बिशलपुर बांध है यहाँ। खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। गोगोंदा का युद्ध बदायूं ने कहा था। बादशाह बाग का युद्ध आशीर्वाद श्रीलाल ने कहा था। और राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, लंबाई 480 किलोमीटर है। और इसके अब डायग्राम को समझते हैं अपने। डायग्राम कैसा है देखते हैं। ये खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। ठीक है। ये यहाँ से निकली और उसके बाद में ये चलती है आगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में इधर से मैनाल आ जाती है, इधर से बेड़ से आ जाती है और ऊपर से कोठारी नदी आ जाती है। कोठारी नदी दिखाऊं मैं। ये ऊपर से कोठारी नदी आ गई। कोठारी नदी के ये आपका भीलवाड़ा में बिगोद एक जगह है, वहाँ पर ये बन जाता है डैम। ठीक है। उसके बाद अजमेर से होती हुई आगे फिर राजमहल टोंक के पास ये बनाती है दूसरा त्रिवेणी संगम। इस संगम में खारी नदी ऊपर से आ जाती है और डाई नदी भी ऊपर से आ जाती है और सहोदरा नदी भी ऊपर से आ जाती है। ठीक है। इसके बाद आगे ये चलती है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर और उसके बाद ये चंबल नदी में मिल जाती है। ये इधर चंबल नदी में मिल जाती है। अब हम बात करें मैनाल की। मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ चित्तौड़ से निकलती है। ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में बहती हुई भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर बेडस बनास में मिल जाती है और यहाँ एक त्रिवेणी संगम बन जाता है। ठीक है। त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और इसके बाद इसका हम डायग्राम को समझें अगर, तो ये देखो बनास नदी है। ठीक है। यहाँ से ये बेड़ा आती है और मैनाल भी आ जाती है।
खारी नदी उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से, बहाव क्षेत्र राजसमंद, अजमेर, टोंक और विलय हो जाता है आपके बनास नदी में। बिसलपुर नामक जो राजमहल गांव देवली टोंक में है, ठीक है, और यहीं पर डाई नदी के संगम त्रिवेणी संगम बना लेती है, ठीक है। अब इसके हम डायग्राम को समझें। अच्छा, तो ये डायग्राम है और ये खारी नदी है, ठीक है। खारी नदी राजमहल गांव ये टोंक में है, इधर से ये डाई नदी आ जाती है और इधर से खारी नदी आ जाती है और ये राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनता है इनका। परवन नदी ये मालवा पठार से अजनार और घोड़ा पछाड़ नामक दो संयुक्त धाराओं से मिलकर के बनती है। राजस्थान में प्रवेश ये खरीबोर झालावाड़ से होता है और इसके बाद मनोर, थाना दुर्ग, परवन और काली खो नदी पर झालावाड़ में, और इसके बाद शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी 12 के किनारे है, सांपों की शरण स्थल। ये डायग्राम को समझते हैं अब, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। डायग्राम में देखो, ये तो चंबल नदी है ऊपर जा रही वो वाली, ठीक है। ये काली सिंध नदी है, ठीक है, और ये आ गया आपकी परवन नदी झालावाड़ मालवा पठार से एमपी से निकलती है। उसके बाद 12 से रामगढ़ कोटा में ये मिल जाती काली सिंध में, और काली सिंध आगे जा कर के चंबल नदी में। अब है साबरमती नदी, लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है, राजस्थान में इसकी 45 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। अब इसके डायग्राम को समझते हैं अपने। जो ये नदी है साबरमती नदी, वो ऊपर से लेते हैं इसको ना, पदराना पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। ये पहाड़ियाँ हैं उदयपुर की, यहाँ से ये नदी निकलने के बाद चलती है, थोड़ी दूर बाद में उसके ऊपर से आ जाती है सई नदी। ये दिख रही है आपको, ये सई नदी है, ठीक है। ये यहाँ आ गई और इसके बाद इधर से ये मासी नदी है, जिसके ऊपर मासी वाकल परियोजना भी बनी हुई है, और ये वाकल नदी है नीचे से आ रही, जो वाकल नदी है, ठीक है। वाकल नदी के बाद में देखो आगे ये हाथमती के जस्ट बाद में माजम नदी है और मेसवा नदी है, ये मिलती है इधर आपके ये साबरमती नदी में, ठीक है। इसके बाद में वैतरक नदी है, ये यहाँ पर आ जाती है, और इस वैतरक नदी के बाद में गांधी सागर बसा हुआ गुजरात वाला गांधी सागर, उसके बाद अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बाद में साबरमती आश्रम गांधी जी वाला। इसके बाद में ये इधर चली जाती है अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कोई है तो कौन सी है? नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। सहायक नदी की अगर बात करें तो वर्नेर है, शेर है, दूधी है, शक्कर है, तवा, हिरण, हथिनी, इटक, ये इसकी है सहायक नदियाँ, ठीक है। ये नर्मदा नदी देखो आपको दिखाई दे रही है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है एमपी से। इसके बाद में ये जबलपुर, ये कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात इसके ऊपर बना हुआ है, और इसके बाद में आता है जबलपुर एमपी, और यहाँ जबलपुर एमपी के आगे सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना हुआ है, ठीक है। और इसमें नर्मदा नहर भी निकाली गई है, ये नर्मदा नहर है, ठीक है। और आगे ये महाराष्ट्र में होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, देख रहे हो खंबात की खाड़ी में।